हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टारगेट टीचिंग स्कूल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो 7 जुलाई को होने वाला है, तो उसी के लिए क्लास पेपर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के लिए हेल्पफुल होने वाली है सीडीपी एंड पेडागोजी के लिए। ठीक है, 2 पार्ट में हम लोग क्लास अपनी कंप्लीट करते हैं। तो सेकंड पार्ट है ये। इससे पहली वाली जो 15 क्वेश्चन है इसके पहले वीडियो में हो चुके हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन दिया है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को निम्न में से क्या करने से बचना चाहिए। अगर कोई प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं तो उसके सफल समावेशन के लिए क्या करने से बचना चाहिए, मतलब नेगेटिव पूछा गया है कि क्या नहीं करना चाहिए। विविध दृष्टिकोणों को व्यक्त करने के मौके देने चाहिए, ये तो बिल्कुल सही बात बोली गई है। विद्यार्थियों को शैक्षणिक संवर्धन गतिविधियां प्रदान करना चाहिए, भी ठीक है। अध्यापक केंद्रित, देखिए अध्यापक केंद्रित की बात ना तो NEP 2020 करता है, ये बिल्कुल ही गलत बात है और यही आपको ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला है कि क्या करने से बचना चाहिए, मतलब नेगेटिव आंसर था तो नेगेटिव ही आपका नेगेटिव क्वेश्चन था तो नेगेटिव आंसर आ गया। चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक ऐसा तंत्र तैयार करने के लिए जो विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सम्मान दे, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। पॉजिटिव है, पॉजिटिव चीज़ ही इसमें पूछी गई है। सभी विद्यार्थियों के लिए मानकीकृत कहीं भी आपको दिख जाएगा तो ये नेगेटिव टैग वर्ड है। अधिक गति और परिप्रेक्ष्यों में विविधता की स्वीकृति, सभी विद्यार्थियों में अधिगम की निम्न अपेक्षाएं, सिर्फ केवल एकमात्र ही, ये भी रॉन्ग है आपका। ठीक है, अब आप बोलेंगे इनमें दोनों में क्या करेंगे, तो निम्न अपेक्षा करना जो है ये गलत चीज़ है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड हम लोग लगा देंगे कि अधिगम गति, मतलब सीखने की जो गति है और उसके जो परिप्रेक्ष्य है उनमें विविधता, जो भी अलग अलग जैसे प्रकार से बच्चे सीख रहे हैं तो उसकी स्वीकृति करनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 18 है। क्या प्रश्न है, एक विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं दे पाता है, आसानी से दूसरी ओर आकर्षित हो जाता है, ठीक है, नियुक्त स्थान पर नहीं बैठ पाता है, बेचैन रहता है और वस्तुएं खो देता है, ये गुण निम्न में से किसके संकेतक हैं। तो क्या कर रहा है कि वह दूसरी ओर आकर्षित भी हो रहा है, तो अवधान न्यूनता, अति सक्रियता विकार, दृश्य बाधिता है, वाचन वैकल्प है, लेखन वैकल्प। क्या लगाएंगे इसमें आप लोग। देखिए वाचन वैकल्प और लेखन वैकल्प नहीं, क्या उसे बोलने में तो कोई दिक्कत हो नहीं रही, ना ही लिखने में कोई दिक्कत हो रही है, ना ही उसको क्या है देखने में कोई दिक्कत है। उसको क्या है अवधान, जिसे हम ADHD बोलते हैं इंग्लिश में, अवधान न्यूनता अति सक्रियता एक विकार है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 19 है। प्रश्न क्या कह रहा है कि श्रवण बाधिता वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु एक अध्यापिका को डैश, जो श्रवण बाधिता मतलब वो सुन नहीं पा रहे हैं, तो उसको टीचर को क्या करना चाहिए, उस वक्त बोलने से बचना चाहिए जब विद्यार्थी उसका चेहरा ना देख पाए। अब भाई श्रवण बाधिता वाला है तो उस देख कर ही तो समझेगा। नेक्स्ट क्या है, सांकेतिक भाषा के इस्तेमाल को हतोत्साहित, हतोत्साहित बिल्कुल नहीं करना है, नेगेटिव टैग वर्ड है। अगले ऑप्शन देख लेते हैं, क्या है कि हतोत्साहित नहीं होगा आपका, सहायक तकनीकों के इस्तेमाल से बचना, सहायक तकनीकों के इस्तेमाल से बचेंगे क्यों, जानकारी प्रक्रमण के लिए अतिरिक्त समय नहीं देना, ये भी गलत है। क्या बोल रहा है कि अगर कोई बालक देख नहीं पा रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है कि देख नहीं पा रहा है ना, तो देख नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है तो वो देख कर समझेगा ना, तो जिस समय विद्यार्थी चेहरा ना देख पाए उस वक्त अध्यापिका को नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल बात सही कही गई है। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 20 है। ऐसी गतिविधियों का चयन जिसमें अंतर्दृष्टि और विविध प्रकार के उत्तर देने की संभावनाएं हैं, वे किस समुन्नत करती हैं, रटकर याद करना, सृजनात्मकता, कुंठा, प्रतिस्पर्धा। क्या सोचेंगे आप लोग, आंसर को माइंड में किया करिए कौन सा आंसर हो सकता है। देखिए रटकर याद करना जो है ये NEP 2020 के अनुसार नहीं करना और वैसे भी नहीं करना है। कुंठा भी एक नेगेटिव है, प्रतिस्पर्धा भी। क्या करना है कि अनेक प्रकार के उत्तर जब दे पाएँ बच्चे, तो उसके लिए सृजनात्मकता का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, बच्चा जो है रचनात्मक क्षमता डेवलप कर पाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 21 है। परीक्षा में कम अंक
पाने वाले विद्यार्थियों को डैश, यदि परीक्षा में कम अंक आ रहे हैं बालकों को तो क्या करना चाहिए? विशिष्ट विद्यालय में भेज देना चाहिए। नहीं भाई, क्यों विशिष्ट विद्यालय में भेजेंगे? केवल आ गया, ये भी गलत हो गया। केवल व्यावसायिक शिक्षा क्यों देंगे? दंड देना, कहीं कभी दंड या पुरस्कार नहीं देना, उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता करनी चाहिए। क्यों बालक के कम अंक आ रहे हैं? क्यों बच्चा जो है कम अंक प्राप्त कर पा रहा है? चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, कथन और तर्क पे बेस्ड है। अर्थपूर्ण अधिगम के लिए नई सामग्री को बच्चे के मौजूदा ज्ञान से जोड़ना जरूरी है। ठीक है। और अधिगम एक रेखी तरीके से होता है। अधिगम एक रेखी तरीके से नहीं होता भाई। क्या एक ही रेखी तरीके से? अधिगम मतलब सीखना, सीखना है ना। तो ये एक रेखी तरीके से तो होता नहीं है। और अर्थपूर्ण अधिगम के लिए नई सामग्री को बच्चे के मौजूदा ज्ञान से जोड़ना जरूरी है। अब देखिए क्या क्या ऑप्शन आपके दे रखे हैं, ये दिए हुए हैं, है ना। तो हमने क्या लगाया था कि ये तो नहीं होगा। अधिगम सीखने के लिए एक रेखी नहीं हो सकता भाई। जो ये है आपका जिगजैग मोशन हो सकता है। बच्चा कभी सीखता है, कभी फिर नीचे चला जाता है, फिर, है ना। और अर्थपूर्ण अधिगम जो है ये बच्चे के लिए नई सामग्री जोड़ना जरूरी, सही बात कही गई है। तो आप ऑप्शन की ओर जाएंगे, कौन सा? ए सही परंतु आर गलत है। ए सही लेकिन आर गलत। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि विद्यालयों को निम्न में से सफलता की किस धारणा को चुनौती देनी चाहिए? विद्यार्थी विद्यालयों में खुद को दूसरों के बेहतर प्रमाणित करके सफलता प्राप्त करें। भाई दूसरों से बेहतर प्रमाणित करने के लिए नहीं पढ़ना है बालकों को। फिर क्या है? अगले ऑप्शन देख लेते हैं कि सफलता प्रतिस्पर्धा संबंधित नहीं होनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा संबंधित नहीं होनी चाहिए, ये भी बात बिल्कुल सही। कभी भी बच्चों को प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है। सफलता को संकल्पित करते समय विद्यालयों को संज्ञानात्मकता के साथ साथ भावनात्मक क्षेत्रों को भी महत्व देना चाहिए, ये बिल्कुल बात सही कही गई है। लेकिन हम लोग अगला ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। 4 में क्या है कि एक ऐसी आकलन प्रणाली जिसमें कोई पहला आता है, उसे निर्मित करते समय हम ये प्रणाली भी बना देते हैं कि कोई अंतिम स्थान पर आएगा। देखिए बालकों को अगर आप अंतिम स्थान पर दे रहे हैं तो उसके जो अंतिम स्थान पे आएगा उसका माइंड मेकअप ही नहीं हो पाएगा ना। वो सोचेगा कि मैं लास्ट हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो हमें क्या करना है कि सफलता को संकल्पित करते समय विद्यालयों को संज्ञानात्मकता के साथ साथ उन्हें भावनात्मक क्षेत्रों को भी महत्व देना चाहिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, पूरा एक साथ देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें क्या पूछा गया था कि किस धारणा को चुनौती देनी चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात है कि हमें क्या करना चाहिए, संज्ञानात्मकता के साथ साथ भावनात्मकता पर जोर देना चाहिए। प्रश्न नंबर 24 है। चलिए देखिए प्रश्न क्या दिया हुआ है। 24 है, किसी संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक अध्यापिका को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? ठीक है, नहीं करना चाहिए। नेगेटिव प्रश्न है तो नेगेटिव आंसर होगा। रूपकों को विभिन्न क्षेत्रों व एक ही क्षेत्र उपयोग, कितने भी विभिन्न क्षेत्रों व एक ही क्षेत्र उपयोग, ऐसा नहीं है। विभिन्न परिघटनों में सहसंबंधों को रेखांकित करना है, बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थियों को कार्य कारण संबंधों को तलाशने के लिए कहना। गैर उदाहरणों और अपवादों के सम्मेलन का वर्जन, ये भी ठीक है कि उनका सम्मेलन किया जाए, लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि विभिन्न क्षेत्रों व एक ही क्षेत्र नहीं उपयोग करना है, हमें विभिन्न क्षेत्र भी प्रयोग करने हैं। तो आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाएंगे। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 25 है। क्या कह रहा है प्रश्न? निम्न में से अधिगम की कौन सी तकनीक पर एक अध्यापक को बल देना चाहिए? अब देखिए बल देना चाहिए, वैसे जब ऑप्शन आते हैं तो हम लोग बल देने को क्या कहते हैं, नेगेटिव कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या करना चाहिए जिससे कि अधिगम अच्छे से हो पाए, बच्चे अच्छे से सीख पाए। अधिगम का मतलब होता है सीखना। उद्दीपक प्रतिक्रिया द्वारा अधिगम संरचनात्मक अन्वेषण, कहीं भी आपको अन्वेषण दिख जाए तो वो ऑप्शन आपको सही कर देना है। रट्टा मार बिल्कुल गलत है। और दूसरों से ज़्यादा अंक प्राप्त करने के लिए सीखना, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। उद्दीपक प्रतिक्रिया भी नहीं करनी है आपको। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 26 है। 26 में निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? ठीक है, सजा से बचना, रुचि, पुरस्कार, असफलता का डर। बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है?
देखिए आपको भी अपना आंसर सोचना है कि क्या आंसर कर सकते हैं आप लोग। बाह्य प्रेरणा की यदि हम बात करते हैं, जिसे पुरस्कार भी हम कहते हैं, ठीक है। बाह्य अभिप्रेरणा में आपका पुरस्कार है। देखिए ये सारे क्या है, सजा से बचना, सफलता का डर, ये सब एक तरीके के डर ही टाइप के तो हैं। रुचि तो आपका पॉजिटिव चला जाएगा, हमें बताना नेगेटिव ही था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 27 है। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भाव विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक रहेगा। देखिए बाधक की बात बोली गई है ना, मतलब नेगेटिव बताना है। बाधक क्या, उत्सुकता थोड़ी बाधक है, जिज्ञासा भी बाधक नहीं। कृतज्ञता और निराशा, इन दोनों में आपको डाउट हो सकता है ना। तो इनमें कौन सा करेंगे। देखिए कृतज्ञता भी नहीं होगा, आपको क्या करना है, आपको लगाना है निराशा। निराशा एक बाधक तत्व के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 28 है। प्रश्न है कि एक कक्षा में जल संप्रत्यय पर चर्चा के दौरान एक बच्चा कहता है कि जब रंगहीन नहीं है, मतलब जल होगा यहाँ पे, जल रंगहीन नहीं है। अध्यापिका के पूछे जाने पर वह उसके घर के पास वाले नाले के गंदे पानी का संदर्भ देता है। यहाँ पे जल करना है, ठीक है। बच्चे की इस भ्रांति पर अभिक्रिया अध्यापिका की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। सारे ऑप्शन हम लोग एक साथ कर लेते हैं ताकि आपको जवाब देने में आसानी हो, ठीक है। अब अध्यापिका इसको किस प्रकार से दूर करेगी। इस जवाब को सीधे से नकार दिए, सीधे सीधे नहीं नकारना है। बच्चा जब पूछ रहा है इस बात पर बल देना चाहिए कि इसका तर्क निराधार है। कभी भी आपको डायरेक्टली बल नहीं देना है, डायरेक्टली बच्चों को मना नहीं करना है। केवल आ गया तो ये तो गलती हो गया। केवल एक ही सही जवाब है जो कि जल रंगहीन है। अब बच्चा तो कह रहा है जल रंगहीन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इस जवाब को अपना लेना चाहिए और जल के रंगहीन होने पर आपको तर्क बताने हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 29। मेरा थोड़ा सा गला नहीं सही है। अधिगम का सामाजिक डैश संरचनात्मक उपागम निम्न में से किसकी महत्ता पर बल देता है। अधिगम जो है वो आपका उसका सामाजिक डैश संरचनात्मक किस पर बल देता है। सीखना जो है आपका वो किस पर बल देगा। देखिए पुरस्कार और दंड आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। समाज की बात करी गई, ठीक है। यदि समाज की बात की गई तो हम लोग किस में जाएंगे, सांस्कृतिक संदर्भ में जाएंगे। और मानकीकृत भी आपका नेगेटिव है, प्रतिपादक अध्यापन भी नेगेटिव है, तो आपको जाना है सांस्कृतिक संदर्भ की तरफ, ठीक है। क्योंकि सामाजिक दिया हुआ है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन आ गया, प्रश्न नंबर 30। क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा अगर। अधिगम कब प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा, अगर ये संदर्भित रूप में हो, अधिगमकर्ता प्रदर्शन अभिमुखी हो, अधिगमकर्ता बाहत कारकों से अभिप्रेरित हो, जानकारी असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाए। देखिए असंबंधित खंडों से नहीं करना है आपको, और बाहत कारकों से भी नहीं अभिप्रेरित करना है। आंतरिक रूप से हम अधिगम के लिए अभिप्रेरित करते हैं बच्चों को, तभी वह सीखते हैं। और प्रदर्शन अभिमुखी भी नहीं। ये क्या करेंगे, आप लगाएंगे कि यह संदर्भित रूप में हो, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को। इसी प्रकार की यदि आप क्लास पाना चाहते हैं भाई टाइम से, तो सेशन को लाइक भी करें, शेयर करें दोस्तों को अपने, और सेशन से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको समय से वीडियो मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।